Hello students, in our previous video we were studying about the separation technique and technique is distillation method. So we explained about the distillation method. Now you go through this one. So this method is known as distillation क्योंकि हम इसमें पहले evaporate कर रहे हैं, फिर हम पेपर कलेक्ट करके उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? Evaporation plus condensation is known as distillation. It is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquid जो perfectly आपस में miscible होते हैं. But their boiling point should be sufficiently different and they should not decompose at their boiling point. तो यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिकम्पोज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, तो आप ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, फिर आपको दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी. तो कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए. मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिफरेंस जो है डिग्री सेल्सियस या केल्विन में सेम होगा क्योंकि हम यहाँ यूनिट चेंज जो है वो डिफरेंस मेथड से करते हैं, राइट. सो 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में एंड फॉर द माउंटेन क्लाइंबर्स और जो डाइवर्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करते हैं. तो वो ऑक्सीजन हम किसी चीज़ से बनाते नहीं हैं, वी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन मैथड फ्रॉम द एयर. अनदर इम्पॉर्टेंट, बल्ब्स में हम आर्गन भरते हैं, उसको भी हम एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बहुत सारे कामों में यूज़ होती है, उसको भी हम एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाइट्रोजन हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है. हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, उसके लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, उसको भी हम एयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द डिस्टिलेशन मैथड, राइट. सो व्हाट इज़ द मैथड टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द एयर? उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं. हाउ कैन बी लिक्विफाई एयर? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द एयर. एयर को लिक्विडिफाई करने के बाद उसको हम धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर लाए बिना लो टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट करते हैं. तो डिफरेंट कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे बाद में सेपरेट होगा, नीचे मिलेगा आपको, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले मिलेगा. नाउ गो थ्रू दिस वन. ऑक्सीजन का -183 है, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नाइट्रोजन का है -196. तो हमें ये सबसे पहले मिलेगा, फिर हमें आर्गन मिलेगा और फिर हमें ऑक्सीजन मिलेगा. सो दीज आर 3 मेजर कंपोनेंट्स. इसको हम सब पढ़ते, आपको मालूम है 78% के करीब एयर में नाइट्रोजन होती है और 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है और बाकी 1% में सारी गैसेस होती हैं जिसमें आर्गन का मेन कंपोनेंट है. तो डिफरेंट फ्रैक्शंस कैन बी सेपरेटेड बाय द एयर इन दिस मैथड. एयर को आपने पहले लिक्विफाई किया, कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लिक्विड एयर को अलाउ किया, वार्म किया स्लोली, रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से. तो डिफरेंट जोन में डिफरेंट गैसेस आपको मिल जाएंगी. सेम प्रोसेस वी यूटिलाइज इन आर रिफाइनरीज ऑल्सो. रिफाइनरी में हम पहले हम क्रूड ऑयल को एक हीटर से यहाँ पर अलग से हीट करते हैं, उसके बाद हम इसको टावर में पास करते हैं. तो जो टोटली नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो रिटॉर्ट में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा. इसके बाद आप इसको इवेपोरेट करेंगे तो जो बहुत तेज़ी से लिक्विफाई होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और बाकी डिफरेंट जोन्स पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. जो गैसेज हैं इसमें वो आपको सबसे टॉप पर मिलेंगी, राइट. और एंड दिस कॉलम इज़ नोन एज ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. पूरी टावर होती है बहुत लंबी और इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं. लेकिन जितना हम देख रहे हैं उतना आसान नहीं है. हम यहाँ पे बीच बीच में हर्डल लगाते हैं जिससे कि गैस का टेम्परेचर कम हो जाए और डिफरेंट जोन के डिफरेंट टेम्परेचर के सब्सटेंस आपको अलग अलग हो जाएं. तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट हैं, सपोज ए, वो सबसे पहले मिलेगा. फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ए से कम है फिर बी आपको मिलेगा, वो ऊपर चला जाएगा. फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट बी से भी कम है वो आपको यहाँ मिलेंगे और सबसे ऊपर आपको गैसेस कलेक्ट करनी होंगी. गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, राइट. So in this way, this is the reason this is also known as a fractional distillation method. इसके अलावा लैब्स में भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कर लेते हैं. दिस इज द पिक्चर फिगर 2.10 एक्सप्लेनिंग वेरी वेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. इसमें हमने एक डिस्टिलेशन राउंड बॉटम फ्लास्क लिए. राउंड बॉटम फ्लास्क हम इसलिए लेते हैं
एक तो राउंड बॉटम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका बॉटम राउंड है, दूसरी बात इसलिए लेते हैं ताकि एक जैसी हीटिंग पूरे लिक्विड को मिले। ठीक है, अब आप जब इसमें हीट करेंगे तो आपने गैसेस को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास किया, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो इन हर्डल्स को पास करके इस कंडेंसर से कंडेंस होने के बाद यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनके पार्टिकल में, उस कंपोनेंट के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होने के बाद की वजह से वो इन हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर पाता और वापस इस फ्लास्क में आ जाता है। जब हमारा एक कंपोनेंट सेपरेट हो जाता है उसके बाद हम टेम्परेचर रेज करके अनदर कंपोनेंट भी सेपरेट इसी मेथड से कर लेते हैं, और जो रेजिड्यू है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, वो सब फ्लास्क में रह जाते हैं। तो इन दिस वे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज्ड फॉर दोज मिक्सचर्स whose component having boiling point difference less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस होता है सिंपल डिस्टिलेशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करना पड़ेगा। और हर्डल्स हम उसी बेसिस पे लेते हैं जिस बेसिस पे हमारे टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे जैसे टेम्परेचर की रेंज ए और बी के बीच में टेम्परेचर की रेंज घटती चली जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर डिटेलिंग बढ़ती चली जाएगी, यानी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको लेना होगा, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतना सिंपल से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैथड, and as you study, this method is used to separate different components from the crude oil in our oil refineries. We use this technique in our lab also, and in so many industry this method is used, and its major importance is it is used to separate different components of the mixture. Now come to the questions. Arrange the gases present in air in increasing order of their boiling points. As I already told you, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का, फिर आर्गन का और फिर ऑक्सीजन का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड। अगर हम एयर को कूल करें तो कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विड बनाएगी, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो बनाएगी, सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले लिक्विड बनाएगी। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए यही सबसे पहले लिक्विड बनाएगी, राइट। सो दिस इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। ये आपको इंडस्ट्रियल मेथड शो किया है। यहाँ पे हमने पहले एयर को अंडर प्रेशर कंप्रेस किया, यहाँ से एयर इन मतलब एयर भेजी जा रही है, इसके बाद हॉट एयर को हम इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कर रहे हैं। तो जब आप पास कर रहे हैं उसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को आपने सेपरेटर से पास किया, उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ और धीरे धीरे हमने सेपरेट किया। तो नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ मिलेंगे और लिक्विड ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगी। तो ये तो एयर फॉर्म में है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट कम थे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बहुत लिक्विड, वो पहले लिक्विफाई हो गई। तो ऑक्सीजन यहाँ लिक्विड की फॉर्म में है और नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ गैस की फॉर्म में है। लिक्विड ऑक्सीजन को आपने यहाँ से कलेक्ट कर लिया और सेम प्रोसेस बाद में हम फॉलो अप करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन को भी सेपरेट आउट कर लेंगे। How can we obtain pure copper sulfate from a impure sample? Yes, and this method is known as a crystallization method. इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, और अगर दो कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हैं तो उनको हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं, आइसोमॉर्फ। ठीक है, जैसे पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए वाटर में डालने पर दे क्रिस्टलाइज टुगेदर एंड फॉर्म पोटास एलम, यानी दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और पोटास एलम बनाएंगे। लेकिन अगर सेपरेट, अगर वो उनका आइसोमॉर्फ्स नहीं है, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो वो दोनों सेपरेट क्रिस्टल्स बनाएंगे। So this is the technique to separate out the crystalline substances from their mixture. Thank you.